हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एडुनिटी। मेरा नाम मोहित गोइंका और मैंने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन HCF वर्मा वॉल्यूम 1, जहां पे हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2 को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे नीट और जेईई मेन के एस्पिरेंट्स हैं उनको ये वीडियो डेफिनेटली देखना चाहिए। दिस क्वेश्चंस आर हाईली कॉन्सेप्चुअल और काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे आए हैं, डू सब्सक्राइब द चैनल। जिनको नहीं पता है, और भी हमने HC वर्मा की सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपलोड किया हुआ है, लिंक ऊपर आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो ये है क्वेश्चन नंबर 1 और ऑब्जेक्टिव 1 का ये सवाल है। ऑब्जेक्टिव 1 में सारे के सारे सवाल का सिर्फ एक ही आंसर सही होगा, ठीक है, सिंगल करेक्ट है। और ऑब्जेक्टिव 2 में मल्टी करेक्ट है, यानी कि एक से ज़्यादा आंसर भी सही हो सकता है उसके अंदर। ठीक, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सवाल में कहता है कि व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। ये एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, राइट। और पार्टिकल का जो स्पीड है वो सेम है, यानी कि ये v की जो वैल्यू है वो हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल अपने सर्कुलर पाथ में आगे मूव कर रहा होगा, आपको ये दिखाई दे रहा है दैट डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, यानी कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, सो पहला ऑप्शन कहता है कि इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बोथ कांस्टेंट, तो ये तो गलत हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट है ही नहीं। इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट द एक्सेलरेशन चेंजेस, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है ही नहीं, यहाँ पे भी खत्म। इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट द वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो हमको समझ में आता है। जहाँ तक बात करें एक्सेलरेशन की, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में है तो सेंटर की तरफ उस पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसके पास है, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या फिर इसे रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड होता है v²/r। आप ध्यान से देखिए तो ये एक्सेलरेशन हमेशा इस स्पीड के, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे आके देखिए तो अब आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो भले इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट हो v²/r, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, राइट। जब पार्टिकल यहाँ पे था तो टुवर्ड्स लेफ्ट है, जब पार्टिकल यहाँ पे है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, विच मीन्स एक्सेलरेशन इज ऑल्सो चेंजिंग। अगर वहाँ पे स्टेटमेंट होता कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तब तो ट्रू होता, लेकिन यहाँ सिर्फ एक्सेलरेशन लिखा है विच इज़ नॉट कांस्टेंट, इट इज चेंजिंग बिकॉज द डायरेक्शन इज चेंजिंग। फोर्थ ऑप्शन, इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ चेंज, तो ये एकदम सही जवाब है। ठीक है, ध्यान रखना है, पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है तो इसके पास सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है, दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर। अगर इस पार्टिकल का स्पीड भी चेंज कर रहा होता, इन दैट केस पार्टिकल के पास एक टैंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता, राइट। सो मैक्सिमम पार्टिकल के पास 2 एक्सेलरेशन हो सकता है जब वो एक सर्कुलर मोशन में है। एक टैंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसका काम होता है पार्टिकल का स्पीड को चेंज करना, और दूसरा उसके पास हो सकता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसका काम होता है पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे रखना, पार्टिकल के डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज करते हुए सर्कुलर पाथ पे रखना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सवाल तो डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से देखते चलेंगे। तो जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट भी वीक है वो भी इस वीडियो को डेफिनेटली अंत तक देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहता है कि आपके पास 2 कार है जिसका मास डिफरेंट है m1 एंड m2। दे बोथ मूव इन सर्कल्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 रेस्पेक्टिवली। इफ दे कंप्लीट द सर्कल इन इक्वल टाइम, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दोनों कार एक पूरा चक्कर सेम टाइम में लगाता है, द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर स्पीड्स ω1 एंड ω2 इज हाउ मच। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हमें पता है दैट ω इज इक्वल टू 2π/T। ओमेगा जो होता है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है, वो टाइम पीरियड के साथ इस इक्वेशन से रिलेटेड है। टाइम पीरियड का मतलब है एक पूरा चक्कर काटने का समय,
ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखाई देना चाहिए क्योंकि दोनों पार्टिकल, दोनों कार सेम टाइम में एक चक्कर काटता है, यानी कि उनका ओमेगा भी सेम होगा, यानी कि ओमेगा 1:2 ओमेगा 2 मस्ट बी 1:1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, ये ईजिली डिराइवेबल भी है, ऐसा कुछ इसमें मुश्किल नहीं है कि इसको डिराइव नहीं किया जा सकता। आप ध्यान से देखें तो एक पूरा चक्कर काटने का समय होता है circumference of the circle, that is 2πr अपॉन स्पीड। ठीक है, आप ध्यान से देखें अगर हम इस r को नीचे ले जाए तो ये बन जाएगा आपका v/r, और आप v/r को ओमेगा लिख सकते हैं, राइट। v इज इक्वल टू ओमेगा r होता है ना एक सर्कल में, तो 2π/ओमेगा, तो यहाँ से आपको ओमेगा भी दिखाई दे रहा है 2π/T। जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था तो ये रहा उनके लिए इसका प्रूफ भी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अ कार मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट है ऑन अ रोड एज शोन इन द फिगर। द नॉर्मल फोर्स बाय द रोड ऑन द कार इज NA एंड NB व्हेन इट इज एट द पॉइंट्स A एंड B रेस्पेक्टिवली। तो हमें कंपेयर करना है NA और NB के बीच में कौन बड़ा है कौन छोटा, दोनों बराबर है या फिर डेटा ही इनसफिशिएंट है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या मतलब है? मान लीजिए जब आपका कार पॉइंट ए पे था, तो हम लोग यहाँ पे कार की जगह एक पार्टिकल बना देते इस तरीके से। ठीक है, तो जब आपका कार पॉइंट ए पे है तो इस पॉइंट ए का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है वो हमें जानना ज़रूरी है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये मतलब है दैट दिस पॉइंट ए, अगर आप उसको जूम करोगे तो एक छोटा सा लेंथ तो आएगा, dx लेंथ ही सही। तो ये जो छोटा सा लेंथ है एट पॉइंट ए, वो जिस सर्कल का हिस्सा होता, वो जिस सर्कल का पार्ट होता, उस सर्कल का रेडियस क्या है, दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ए। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, अगर कंपेयर करें तो डायग्राम में ही आपको ये चीज़ फील हो जाएगा दैट बी पॉइंट पे अगर हम एक सर्कल बनाने का कोशिश करें तो वो सर्कल बड़ा आएगा। समझ में आ रहा है ना? बी पॉइंट का जो कर्वेचर है, बी पॉइंट के पास जो कर्वेचर है दैट इज वेरी वाइड, इस तरीके से है। तो यहाँ पे एक सर्कल जो बनेगा उसका रेडियस भी बड़ा बनेगा, और यहाँ पे ये एक स्टीप कर्वेचर है, तो एक छोटा सा सर्कल बना यहाँ पे। ठीक है, ये जानना बड़ा ही ज़रूरी था हमारे लिए। मान लीजिए इसका रेडियस R1 है, और या फिर इसे RA बोल लेते हैं, इसका रेडियस RA है और इसका रेडियस RB है। ठीक है, सर्कल का रेडियस RB है। अब आप ध्यान से देखिए, जब आपका कार A पॉइंट पे है उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा होगा और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा होगा। दिस इज़ नॉर्मल एट A एंड दिस इज़ mg। और जब आपका कार यहाँ पे है एट पॉइंट B, तो ऊपर के डायरेक्शन पे इस पे लग रहा है NB और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है mg। ठीक है, हमें सवाल में कहता है कि उसका स्पीड कांस्टेंट है, गाड़ी का जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, दिस इज v। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए एट पॉइंट ए वो एक इंस्टेंटेनियस सर्कुलर मोशन में है ना। एट पॉइंट ए ये जो हमने सर्कल बना दिया है, तो हम क्या इसके सहारे हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं? सर्कल का सेंटर तो नीचे है, यानी कि mg माइनस NA, नेट फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर शुड बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि mv²/RA। यानी कि हम यहाँ से NA को लिख सकते हैं mg माइनस mv²/RA। ठीक उसी हिसाब से जब हम यहाँ के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो आपको दिखना चाहिए ये सेम टू सेम आएगा, बस रेडियस चेंज हुआ, दिस बिकम्स RB। ठीक है, अब आपको यहाँ पे डायग्राम में ही दिखाई दे रहा है दैट RA इज स्मॉल देन RB, राइट। अब अगर इस इक्वेशन में देखें तो RA जो है वो RB के कंपैरिजन में छोटा दिख रहा है हमको। तो अगर ये डिनोमिनेटर छोटा है तो ये पूरा का पूरा टर्म बड़ा हो गया, राइट। यानी कि हमने mg में से एक बड़ा टर्म सब्ट्रैक्ट किया है और नीचे में हमने mg में से एक छोटा टर्म सब्ट्रैक्ट किया होगा, राइट। इसका मतलब है कि NB इज मोर दैन NA।
NB इज़ मोर दैन NA एंड दिस इज़ योर ऑप्शन नंबर C। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। इसे बड़ा स्मार्टली हम लोग यहाँ पे हमने सॉल्व करा है। RA जो है वो छोटा है, यानी कि ये पूरा टर्म जो है वो बड़ा है, विच मीन्स वी आर सब्ट्रैक्टिंग, हम लोग mg में से एक छोटा टर्म हटा रहे हैं, तो इवेंचुअली आपके पास एक बड़ा टर्म बचा होगा यहाँ पे इन कंपैरिजन विथ द बिलो वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है? अ पार्टिकल ऑफ मास m इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम का क्या मतलब होता है? इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम है जो कि नॉन एक्सेलरेटेड है, राइट? नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, जिसका वेलोसिटी, जिस फ्रेम का वेलोसिटी क्या तो कांस्टेंट है या फिर वो फ्रेम रेस्ट पे है। So m is observed from an inertial frame of reference and is found to move in a circle of radius r with a uniform speed v। तो ये पार्टिकल है जो कि एक यूनिफॉर्म स्पीड v से ट्रैवल कर रहा है और रेडियस जो है सर्कल का वो हमको दे रखा है स्मॉल r। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन इट इज, तो हमसे सवाल में कहता है कि वो जो ऑब्जर्वर, ये आपका ऑब्जर्वर है जो कि एक इनर्शियल फ्रेम में है, इनर्शियल फ्रेम में है, तो इसको मान लेते ग्राउंड पे खड़ा है। तो ग्राउंड पे खड़ा होकर वो पार्टिकल को मूव करते हुए देख रहा है सर्कुलर पाथ में, राइट? तो क्या इसको कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे लगता हुआ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। कॉन्सेप्ट यही है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो एक सूडो फोर्स है, वो एक सूडो फोर्स है, वो एक फॉल्स फोर्स है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तभी दिखाते हैं जब आपका ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, राइट? आपका ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो। अगर हम अपने इस ऑब्जर्वर को इसी पे बैठा दे, इसी पार्टिकल पे लाके बैठा दे, तब हम कह सकते हैं कि हाँ उस ऑब्जर्वर को एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्टिकल के पास एक एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स द सेंटर विच इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। अगर ये ऑब्जर्वर इस पे आके बैठ जाएगा तब उसको सेंट्रीफ्यूगल दिखाना पड़ेगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट, राइट? लेकिन वो एक इनर्शियल फ्रेम में है, देयर इज नो नीड टू अप्लाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इनर्शियल फ्रेम में हम लोग सूडो फोर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जीरो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जीरो। ठीक है, तो आपका बस कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है ये सवाल। अ पार्टिकल ऑफ मास m rotates with a uniform angular speed omega. It is viewed from a frame rotating about the z-axis with a uniform angular speed of omega naught. The centrifugal force on the particle is how much? ठीक है, अब यहाँ पे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ पे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, हमसे कहता है कि आपके पास एक पार्टिकल है m मास का जो कि सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, इट इज़ रोटेटिंग विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, फिर हमको कहता है कि इट इज़ व्यूड फ्रॉम अ फ्रेम रोटेटिंग अबाउट द जेड एक्सिस विथ अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट। ठीक है, तो कोई ऑब्जर्वर होगा विच इज़ रोटेटिंग अबाउट सम एक्सिस, राइट, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। ठीक है, हमें ये दूरी नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन से समझ में आ रहा है कि इन्होंने a मान लिया होगा ये दूरी को। ठीक है, a डिस्टेंस होगा, रेडियस जो होगा वो a रहा होगा। ठीक है, तो हमको पता है कि अगर आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं, और इस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको इस पार्टिकल पे एक सूडो फोर्स लगाना होगा, राइट? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना होगा। एंड सूडो फोर्स लगाने का तरीका क्या होता है? सूडो फोर्स लगाने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए, एक तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है और दूसरा उस फोर्स का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो होता है दैट इज मास ऑफ द पार्टिकल बीइंग ऑब्जर्व्ड। हम इस पार्टिकल को देख रहे हैं, मास ऑफ द पार्टिकल बीइंग ऑब्जर्व्ड मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। अब ध्यान से देखिए, तो इस फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या है? ओमेगा नॉट स्क्वायर ए, राइट? इस फ्रेम के पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ओमेगा नॉट स्क्वायर ए, राइट? तो ये हो गया फोर्स, ये हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल। और डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो फ्रेम का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है, रेडियली इनवर्ट्स है, तो इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लगाएगा दैट विल बी लाइक दिस, m ओमेगा नॉट स्क्वायर
ए, एंड दैट इज़ वाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या दिया है? अ पार्टिकल इज केप्ट फिक्स्ड ऑन अ टर्न टेबल रोटेटिंग यूनिफॉर्मली एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड। द पार्टिकल गोज इन अ सर्कल, इट्स स्पीड इज 20 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन इज 20 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये आपका एक टर्न टेबल है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने उसका टॉप व्यू बनाया है, यानी कि अगर उस टर्न टेबल को आप ऊपर से देखोगे तो आपको पूरा एक डिस्क दिखाई देगा। यहाँ पे वो पार्टिकल है, यहाँ पे वो पार्टिकल है, और ये टर्न टेबल एक यूनिफॉर्म ओमेगा से घूम रहा है। तो हमें कहता है कि हमने इसका वेलोसिटी नोटिस किया है 20 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड और इसका एक्सेलरेशन नोटिस किया है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऑब्वियसली ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होगा, है ना, ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है। अच्छा, द पार्टिकल इज नाउ शिफ्टेड टू अ न्यू पोजिशन टू मेक द रेडियस हाफ, टू मेक द रेडियस हाफ। कहने का मतलब है कि अगर शुरुआत में ये जो रेडियस है वो r था, तो अब हमने इसका रेडियस कर दिया है, यानी कि सेंटर से इसकी दूरी कर दी है r/2। अब बताइए व्हाट इज़ द न्यू स्पीड एंड एक्सेलरेशन। अब ये नया स्पीड क्या है v' और ये नया एक्सेलरेशन क्या है a'। ठीक है, अब आप ध्यान से अगर सोचें तो v और ओमेगा में रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू बेसिकली ओमेगा टाइम्स r। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल R लिख देते हैं, एक बार जनरलाइज करते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स r। अब दोनों ही सिचुएशन में ओमेगा तो कांस्टेंट है, ओमेगा तो कांस्टेंट है, यानी कि हम कह सकते हैं दैट दिस स्पीड इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू r। तो अगर आपने रेडियस आधा किया है तो स्पीड भी आधा हुआ होगा, तो स्पीड हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? दैट इज ओमेगा स्क्वायर r। दोनों सिचुएशन में ओमेगा फिर से कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं दैट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। हमने रेडियस आधा कर दिया तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आधा हो गया। सो दिस ऑल्सो बिकम्स 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी दोनों ही 10-10 है, विच इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, बढ़िया। इसमें हमसे कहता है वाटर इन अ बकेट is whirled in a vertical circle with string attached to it. The water does not fall down even when the bucket is inverted at the top of its path. We conclude that in this position. ठीक है, तो एक बकेट है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, और बकेट से डेफिनेटली कोई स्ट्रिंग अटैच्ड होगा। हम उस स्ट्रिंग की मदद से बकेट को वर्टिकल सर्कल में गोल गोल घुमा रहे हैं। ठीक है, तो हमसे कहता है कि वो जो पानी है इवन जब बकेट अपने टॉप मोस्ट पे था, यानी कि कंप्लीटली इन्वर्टेड था, तब भी पानी नीचे नहीं गिरा। तो हम इन चारों में से क्या ऑप्शन कंक्लूड कर सकते हैं? सो फर्स्ट लेट अस ड्रॉ द सिचुएशन। हमारे पास टॉप मोस्ट का डायग्राम बना देते हैं। यह आपका बकेट है विच इज़ इन द इन्वर्टेड सिचुएशन राइट नाउ, और इसके अंदर जो है फिलहाल पानी है। ठीक है, और जब ये रिवॉल्व कर रहा है अपने टॉप मोस्ट पोजिशन में होने के बावजूद, कंप्लीटली उल्टा है उसके होने के बावजूद, ये पानी बाहर नहीं निकला। ठीक, ये उसका कोई ऐसा हैंडल होगा और यहाँ से हम दिखा देते हैं एक स्ट्रिंग, राइट। सो दिस इज द सिचुएशन एंड दिस बकेट इज रिवॉल्विंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। इस तरीके से मोशन हो रहा है। ठीक है, बढ़िया एकदम। कोई वेलोसिटी v मान लेते हैं एट द टॉप मोस्ट सिचुएशन। यहाँ पे जो ये v दिया हुआ है ये टॉप मोस्ट के लिए दिया है ना। वी कंक्लूड दैट इन दिस पोजीशन, यानी कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे हमको चीज़ों को बताना है। अब ध्यान से देखिए, अगर हमें पानी के ऊपर डिस्कस करना है तो हमें पानी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए। सो फर्स्ट लेट अस सेपरेट आउट, पानी को यहाँ से अलग करके थोड़ा सा निकाल के बनाते हैं, राइट। ध्यान से देखिएगा, सवाल इंटरेस्टिंग है। तो हमने पानी को अलग से करके निकाल दिया। ठीक है, अब आप ध्यान से सोचिए, पानी का ये जो कंप्लीट सिस्टम है इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v है, राइट। डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस क्या क्या लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg, राइट। बकेट का जो ये टॉप मोस्ट सरफेस है, ये जो सरफेस है वो पानी के ऊपर एक नॉर्मल लगा रहा होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, तो एक नॉर्मल लग रहा होगा पानी के इस वाले सरफेस पे विच इज़ n। ठीक है, राइट। इफेक्टिवली हम ये n दिखा रहे हैं, बेसिकली साइड वॉल्स की वजह से भी हो सकता है। अगर ये इस तरीके का कर्व्ड बकेट है, अगर एक
वर्टिकल शेप सिलेंड्रिकल बकेट होगा तो साइड वॉल का कोई नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है। सो इफेक्टिवली नॉर्मल जो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस पे हम एक n मान लेते हैं, राइट। अच्छा, अब अगर ये पूरा सिस्टम सर्कुलर पाथ में है, राइट, सर्कुलर पाथ में है और रेडियस जो है वो हम r मान लेते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम टुवर्ड्स द सेंटर शुड बी इक्वल टू mv²/r, mv²/r, यानी कि हम नॉर्मल को कह सकते हैं mv²/r माइनस mg, राइट। नाउ सिंस अगर वो वाटर बकेट का साथ नहीं छोड़ा है, इसका मतलब क्या है, नॉर्मल इज ऑलवेज मोर देन जीरो, नॉर्मल एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कांटेक्ट है, पानी ने साथ नहीं छोड़ा है बकेट का, इसका मतलब है कि नॉर्मल जीरो से बड़ा है। अगर नॉर्मल जीरो से बड़ा है तो ये पूरी क्वांटिटी भी जीरो से बड़ी है, ये पूरी क्वांटिटी यानी कि mv²/r मस्ट बी मोर देन mg, ये भी जीरो से बड़ी है अगर, राइट। अच्छा, तो बस आई थिंक हमारा हो गया, mv²/r इज मोर देन mg, राइट। सो दिस इज नॉट ट्रू, राइट। mg इज ग्रेटर देन mv²/r, ये भी गलत बात है। mg इज नॉट ग्रेटर देन mv²/r, यही ट्रू है, राइट, ये तो गलत है। सो mg इज नॉट ग्रेटर देन mv²/r। किस तरीके से इन्होंने घुमा के सेंटेंस को दिया है, सिंपली बोल सकते थे कि mv²/r इज ग्रेटर देन mg, नहीं, उल्टा दिया है, mg इज नॉट ग्रेटर देन mv²/r, राइट। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। अ स्टोन ऑफ मास m tied to a string of length L is rotated in a circle with the other end of the string as the center. The speed of the stone is v. If the string breaks, the stone will move. किस पाथ में मूव करेगा, सेंटर की तरफ जाएगा, सेंटर से दूर जाएगा, टैंजेंशियल जाएगा, क्या होगा। तो हमको सवाल में दिया है, मान लेते हैं कि इस सिचुएशन में पार्टिकल का वेलोसिटी v था इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे एक टेंशन t रहा होगा धागे के अंदर। ना ऑल ऑफ अ सडन दिस स्ट्रिंग ब्रेक्स, यहाँ से मान लीजिए हमने स्ट्रिंग को कट कर दिया। द मोमेंट यू कट द स्ट्रिंग, अब ध्यान से सोचिए, इस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे रखने के लिए टेंशन वॉज रिस्पॉन्सिबल, टेंशन वॉज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ताकि ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रहे। अगर आपने वो टेंशन ही उड़ा दिया, वहाँ से आपने धागे को कट किया, t जीरो हो गया। द मोमेंट t बिकम्स जीरो, इस पार्टिकल के ऊपर अब कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी फोर्स अगर नहीं लग रहा है तो सो दिस पार्टिकल विल कीप ऑन मूविंग इन दिस डायरेक्शन, वो इसी स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करेगा, वो इसी टैंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करता रहेगा अलोंग अ टैंजेंट, ठीक है। बहुत बच्चों को लगता है कि इसको सर कट कर दिया तो ये इस तरीके से बाहर की तरफ चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। डोंट कंफ्यूज, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, वो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ होता है जब ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमारे पास एक टर्न टेबल जैसा ही सिचुएशन है। तो सवाल क्या कहता है देख लेते हैं। अ कॉइन प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग टर्न टेबल just slips if it is placed at a distance of 4 centimeter from the center. If the angular velocity of the turntable is doubled, it will just slip at a distance of how much? ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये हमने फिर से एक टॉप व्यू बनाया है। ये ग्रीन वाला आपका टर्न टेबल है विच इज़ रोटेटिंग विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और यहाँ पे ये येलो कलर का जो रखा है ये आपका कॉइन है, ठीक है। हमको इसके ऊपर एनालिसिस करना है, ठीक। तो थोड़ा सा क्या करते हैं ना, फिगर को हम लोग डिफरेंट व्यू से बनाते हैं, ध्यान से फिगर को देखिएगा। सो व्हाट आई एम डूइंग, ये आपका कॉइन हो गया, राइट। सो व्हाट आई एम डूइंग, अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ से चीज़ों को देखेगा तो उसको ये टर्न टेबल दिखाई देगा, दिस इज़ द थिकनेस ऑफ द टर्न टेबल, और उसके ऊपर रखा हुआ ये कॉइन है, ठीक है। और ये अपना हो जाएगा एक्सिस, ये अपना एक्सिस ऑफ द रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो टर्न टेबल कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस कॉइन। आप ध्यान से देखिए, अगर तो इस कॉइन के ऊपर एक तो नॉर्मल लगा रहा होगा टेबल, और ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है, बढ़िया एकदम, n एंड mg। लेकिन हमको तो समझ में आ रहा है ना कि ये कॉइन जो है वो सर्कुलर पाथ में है, कॉइन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में है तो सेंटर की तरफ उस पर कोई फोर्स लगना चाहिए।
एंड इन दिस सिचुएशन वो फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन. सो फ्रिक्शन लग रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर. दोनों तरफ एक साथ डायग्राम में दिखा रहे हैं, फ्रिक्शन सेंटर की तरफ लग रहा होगा. सही बात है एकदम, ठीक है. अच्छा, राइट. अच्छा, ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो r है, एक्सिस से दूरी r है, ठीक है. तो क्या आपको समझ में आ रहा है दैट दिस फ्रिक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज m ओमेगा स्क्वायर r. m इज द मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ द कॉइन. यानी कि फ्रिक्शन ही है जो कि वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r. अब हमें सवाल सॉल्व करने बोल रहा है फॉर द लिमिटिंग केस, यानी कि जस्ट स्लिप. जस्ट स्लिप का क्या मतलब है? जस्ट स्लिप का ये मतलब है दैट दिस फ्रिक्शन विच इज रिक्वायर्ड ताकि वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रहे, दिस फ्रिक्शन विल ऑल्सो बी इक्वल टू द मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल ओवर देयर. आपको फ्रिक्शन चैप्टर में ही पता होता है ना दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन इज म्यू इंटू नॉर्मल. और इस केस में नॉर्मल mg के ही बराबर है, यानी कि म्यू इंटू एम जी, राइट. और हमें जस्ट स्लिप का सिचुएशन दिया है. द कॉइन इज प्लेस्ड ऑन द टर्न टेबल, रोटेटिंग टर्न टेबल जस्ट स्लिप्स इफ इट इज प्लेस्ड एट 4 सेंटीमीटर. अगर ये r 4 सेंटीमीटर हो गया तो ये कॉइन जस्ट स्लिप करेगा. जस्ट स्लिप करने का मतलब है कि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन बिकम्स इक्वल टू द मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन, राइट. मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन, मान लीजिए कि आपको मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है 50 न्यूटन, ठीक है. 50 न्यूटन ही आपके पास फ्रिक्शन अवेलेबल है बिटवीन द कॉइन एंड द टर्न टेबल, ठीक है. और आपने उस पार्टिकल को इतना दूर रख दिया कि उसे उस रेडियस पे रहने के लिए सेंटर की तरफ कम से कम 60 न्यूटन चाहिए. तो कैसे पॉसिबल होगा? फ्रिक्शन लग सकता है 50 और रिक्वायरमेंट है 60, तो उस सिचुएशन में कॉइन स्लिप कर जाता है, कॉइन जो है वो स्लिप कर जाता है, राइट. तो यहाँ पे हमको जस्ट स्लिप बोला है तो हमने लगाया इक्वालिटी, राइट. सो फॉर जस्ट स्लिप आई कैन से दैट this m omega square is nothing but equal to the maximum friction available, that is mu mg. so m और m यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. तो आपको दिखाई दे रहा है that ओमेगा स्क्वायर r is equal to mu g, ठीक है. अब दोनों ही सिचुएशन में, पहले जब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा था और बाद में हमने एंगुलर वेलोसिटी को डबल कर दिया, दोनों ही सिचुएशन में म्यू तो कांस्टेंट रहेगा ना. म्यू इज दी सरफेस प्रॉपर्टी, जी कांस्टेंट है. यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं ना दैट दिस रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर. रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर. बस खत्म, ये रिलेशन हमको निकल के आ गया. तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं दैट r2 अपॉन r1 इज इक्वल टू ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 होल स्क्वायर, राइट. r2 यानी कि फाइनल सिचुएशन में उसका रेडियस क्या है? इट विल जस्ट स्लिप एट अ डिस्टेंस ऑफ, इसको हमने r2 मान लिया. सो r2 हमें निकालना है. r1 है इनिशियली कितना दूर रखा गया था, सो दैट वाज 4 सेंटीमीटर. ओमेगा 1 इज योर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो कि ओमेगा है, बाद में ये हो गया 2 ओमेगा, इसका स्क्वायर. तो आपको दिखाई देना चाहिए ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 4 भी कैंसिल हो जाएगा. सो r2 आपका आने वाला है 1 सेंटीमीटर. ऑप्शन नंबर ए, राइट. सो वेरी गुड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल भी है, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है भाई, सवाल पढ़ लेते हैं अच्छे से एक बारी. आपके पास एक मोटरसाइकिल है विच इज़ गोइंग ऑन एन ओवर ब्रिज. तो ये डायग्राम बना दिया है, ये आपका एक ओवर ब्रिज है, ठीक है. ऑफ रेडियस कैपिटल आर, रेडियस आर है. द ड्राइवर मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड. बहुत अच्छे. एज द मोटरसाइकिल इज असेंडिंग ऑन द ओवर ब्रिज द नॉर्मल फोर्स ऑन इट, राइट. तो नॉर्मल उस पर क्या बढ़ रहा है, घट रहा है, कैसे वेरी कर रहा है, वो हमको जज करना है. लेकिन ड्यूरिंग द असेंडिंग यानी कि जब वो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, जब वो चढ़ाई कर रहा है इस ब्रिज के ऊपर, ठीक है. तो किसी भी रैंडम सिचुएशन पे हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को. ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है विद द वर्टिकल, राइट. और आपका मोटर बाइक या मोटरसाइकिल जो है इस समय यहाँ पे है, राइट. साइकिल जो है इस समय यहाँ पे है. अच्छा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है. इसका स्पीड तो कांस्टेंट है, इसका जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट है. क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे इसके ऊपर?
एक तो ये जो ब्रिज का सरफेस है वो इस पर नॉर्मल लगा रहा होगा, ठीक है। mg इस पर डाउनवर्ड्स लग रहा होगा, mg ध्यान से देखिए तो इस पर डाउनवर्ड्स लग रहा है mg, राइट। तो इस mg का हम कंपोनेंट ले सकते हैं ना इस वाइट लाइन के अलॉन्ग, राइट। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। तो क्या हम कह सकते हैं दैट दिस कंपोनेंट ऑफ mg इज नथिंग बट mg cos थीटा, mg cos थीटा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें नेट फोर्स चाहिए एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। कहीं भी सर्कुलर पाथ जैसा कुछ आ जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में सोचना है। सो अब नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर कितना हो जाएगा? mg cos थीटा माइनस n, यानी कि हम कह सकते हैं mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है। हमें नॉर्मल की वेरिएशन पूछी है तो हम n को क्या लिख देंगे? हम n को लिख देंगे mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई आर। अब आप ध्यान से देखिए तो ये टर्म तो कांस्टेंट है, m कांस्टेंट, पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट, यानी कि बाइक का स्पीड कांस्टेंट और रेडियस तो कांस्टेंट ही है। तो ये वाली टर्म कांस्टेंट है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है नॉर्मल के चेंज में, फर्क पड़ता है एंगल थीटा से। अब आप ध्यान से देखिए जैसे जैसे बाइक असेंड कर रही है, जैसे जैसे बाइक ऊपर चढ़ रही है, थीटा डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? दिख रहा है? जैसे जैसे बाइक ऊपर जा रही है थीटा जो है वो डिक्रीज कर रही है, थीटा डिक्रीज कर रही है। अगर थीटा घटता है तो क्या हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती है, कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। अगर कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ रही है यानी कि नॉर्मल इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे बाइक ऊपर जा रही है नॉर्मल इज इंक्रीजिंग, ठीक। चलिए, अच्छा सवाल था, मज़ेदार क्वेश्चन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11th में हमसे कहता है कि आपके पास 3 आइडेंटिकल कार है A B C। आइडेंटिकल क्यों बोला सवाल में? आइडेंटिकल का मतलब है कि मास सेम है, सबका मास m ले लो, ठीक है। आर मूविंग एट द सेम स्पीड ऑन 3 ब्रिजेस। तो आपके पास 3 अलग अलग वैरायटी का ब्रिज है। कार A जो है दैट गोज ऑन अ प्लेन ब्रिज, ठीक है। तो एक प्लेन ब्रिज बना दिया, इस पे कार A ट्रैवल कर रही है। B ऑन ब्रिज कन्वेक्स अपवर्ड, तो B के लिए ब्रिज बना दिया जैसा इसके पहले बनाया था, ठीक है। C गोज ऑन अ ब्रिज कनकेव अपवर्ड, तो कनकेव अपवर्ड हो गया ऐसा, ठीक है, बढ़िया एकदम। दिस इज फॉर कार A, दिस इज फॉर कार B एंड दिस इज फॉर कार C, ठीक है। यहाँ पे जो कार है वो इस तरीके से जा रही है, इस वाले पे कार इस तरीके से जा रही है। एक काम करते, थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, एक काम करते ना, कार को हटा देते हैं, सीधे एक ब्लॉक ही बनाते हैं, क्यों इतना टेंशन लेना, ठीक। अच्छा, goes on a bridge concave upward, let FA, FB and FC be the normal forces exerted by the cars on the bridge when they are at the middle of the bridge, ठीक है। तो इसीलिए इसको बीचों बीच बना दिया, यहाँ पे भी मिडल और हॉरिजॉन्टल में तो क्या ही मिडल है। FA, FB, FC be the normal forces exerted by the cars on the bridges, ठीक है। ध्यान से समझिए, सबका मास सेम है, हमें बोला गया है वो फोर्सेस विच आर बीइंग अप्लाइड बाय द कार ऑन द ब्रिज। अब आप ध्यान से अगर सोचे, नॉर्मली अगर सोचे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई ब्लॉक है वो चुपचाप ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो ग्राउंड इस पे एक नॉर्मल लगाता है, इसके ऊपर एक mg लगता है। जब ग्राउंड ब्लॉक पे नॉर्मल ऊपर लगाया तो ब्लॉक भी तो ग्राउंड पे नॉर्मल लगाता है, एक्शन रिएक्शन पेयर, ये एक्शन रिएक्शन पेयर ही तो है। ग्राउंड ने ब्लॉक पे ऊपर नॉर्मल लगाया तो ब्लॉक ने भी ग्राउंड पे नीचे नॉर्मल लगाया, राइट। तो हमसे यही पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द कार ऑन द ब्रिज। अब आप ध्यान से देखिए, हमसे ये नॉर्मल पूछ रहा है तो क्यों ना यही जज कर ले, बात तो एक ही है, दोनों तो एक ही फोर्स है, राइट। सो फोर्स एक्टिंग ऑन दी कार वही जज कर लेते हैं, दोनों एक ही बात है, सिर्फ डायरेक्शन ही तो अलग है, वैल्यू तो सेम ही है, ठीक है। अच्छा, चलिए ध्यान से देखिए, इस सिचुएशन में नॉर्मल ऊपर लग रहा है NA, ग्रेविटी के वजह से mg नीचे लग रहा है, राइट। भले ये राइट साइड v वेलोसिटी से जा रहा है लेकिन यहाँ पे कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि नॉर्मल जो होगा NA दैट इज सिंपली इक्वल टू mg इन द फर्स्ट केस। सेकेंड सिचुएशन में अगर आप देखें तो आपका नॉर्मल NB ऊपर लग रहा है,
डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है, और इसके कर्वेचर के हिसाब से सेंटर तो कहीं नीचे होगा, राइट। ये जिस भी सर्कल का हिस्सा है उसका सेंटर तो नीचे है, यानी कि नेट फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर, तो नेट फोर्स टूवर्ड द सेंटर क्या हो जाएगा, mg माइनस nb। यही इस सवाल का मेन इंपॉर्टेंट बात है, mg माइनस nb करना है। बच्चे यहाँ पे nb माइनस mg कर लेते कभी कभी गलती से, वैसा नहीं करना। सेंटर तो कहीं नीचे होगा सर्कल का, राइट, सर्कल का सेंटर नीचे है, तो mg माइनस nb दिस शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। मान लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है कुछ r भी ले लेते हैं, तो यहाँ से nb कितना आया, nb इज योर mg माइनस mv स्क्वायर बाई rb, ठीक है। और तीसरे सिचुएशन में ये आपको नॉर्मल लग रहा है, ये नीचे के डायरेक्शन में mg है और वेलोसिटी तो v है, लेकिन इसका सेंटर तो ऊपर होगा, कर्वेचर के हिसाब से इसका सेंटर ऊपर है, यानी कि अब नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर हो जाएगा nc माइनस mg, एंड दिस शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं rc है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे nc जो हो गया वो mg प्लस सम वैल्यू है, mg प्लस सम वैल्यू, तो फेयरली सिंपल हो गया अब तो यहाँ से दिख रहा है इसमें कुछ mg में जुड़ा है, यहाँ पे mg में कुछ नहीं जुड़ा, और यहाँ पे mg से कुछ घटा है। इसका मतलब nc इज मोर दैन na विच इज़ मोर दैन nb, यानी कि मैक्सिमम जो नॉर्मल लग रहा है पार्टिकल पे या फिर कार पे वो थर्ड सिचुएशन में, c वाले सिचुएशन में है, राइट। सो fc इज़ द मैक्सिमम ऑफ द थ्री फोर्सेस। यहाँ पे हमने नॉर्मल इस्तेमाल किया है, यहाँ पे वो f ही है दिया हुआ, सो बेसिकली राइट, यहाँ पे fc इज इक्वल टू nc, सिर्फ सिंबल का फेरबदल है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, राइट। अगेन अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। सवाल में कहता है कि अ ट्रेन A रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, बढ़िया है, ईस्ट टू वेस्ट, एंड अनदर ट्रेन B रन्स of the same mass runs from west to east at the same speed along the equator, इक्वेटर के along मूव कर रहे हैं, ठीक है। A presses the track with a force F1 and B presses the track with a force F2, ठीक है। फिर से पिछले वाले सवाल में जैसा ही सिचुएशन है, यहाँ पे हमको ट्रेन कितना फोर्स लगाया है सरफेस पे वो दे रहा है, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू व्हाट इज़ द फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस ऑन द ट्रेन, राइट। सो ट्रेन पे लगने वाला नॉर्मल ही हमें बस कंपेयर करना है, n1 n2 बेसिकली, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये आपका वो अर्थ है, ये आपका अर्थ है, एंड दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन, ये आपका इक्वेटर है, ठीक है। हम सबको पता है कि अर्थ रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपको ईस्ट हो गया, ऊपर में आपको नॉर्थ पोल है। सो अर्थ इज रिवॉल्विंग लाइक दिस, ओमेगा से अपने ही एक्सिस पे, राइट, वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व कर रहा होता है। बढ़िया, हमें कहता है कि ट्रेनें जो है वो इस इक्वेटर लाइन पे ही मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम नहीं दिखा के दो अलग अलग सिचुएशन यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये आपको ट्रेन है, दिस इज योर ट्रेन इन द फर्स्ट सिचुएशन, ये आपको सेकेंड सिचुएशन है, ठीक है। दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, वेस्ट एंड ईस्ट। सो ट्रेन ए की अगर कहानी देखें, सो इट इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ट्रेन ए जो है इधर जा रहा है और ट्रेन बी वेस्ट से ईस्ट ही जा रहा है, लेकिन दोनों का जो स्पीड है वो सेम है। ध्यान से देखिए, सवाल में कहीं लिखा था ना, सेम मास रन्स विथ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट द सेम स्पीड अलॉन्ग द इक्वेटर, राइट। अब ये स्पीड क्या है, बच्चे इसी में कंफ्यूज करते हैं। ये स्पीड ट्रेन का है विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, यानी कि विथ रेस्पेक्ट टू द अर्थ, दिस स्पीड v इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट। हम लोग जब ज़मीन पे दौड़ते हैं तो हम लोग अपना स्पीड बताते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, लेकिन इस सिचुएशन में आप ध्यान से देखिए, अर्थ भी रिवॉल्व कर रहा है, राइट, अर्थ भी रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि इक्वेटर के किसी भी पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा दैट इज गोइंग टू बी ओमेगा इंटू आर, आर बीइंग द रेडियस ऑफ द अर्थ, है ना। ध्यान से देखिए, ये इसका रेडियस भी तो है कुछ आर, तो इसके पॉइंट का, अर्थ के इक्वेटर पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी होगा v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ठीक है, और वो भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अब आप ध्यान से देखिए,
अब आप ध्यान से देखिए, राइट। अगर आप सेंटर पे जाके बैठ जाए, सेंटर के रिस्पेक्ट में, या फिर आप कहीं अर्थ के बाहर से भी अगर देखें, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप ट्रेन का सिर्फ ये वेलोसिटी कंसिडर नहीं कर सकते, राइट। ट्रेन तो सर्कुलर पाथ पे है ही, ट्रेन सर्कुलर पाथ पे है, सो यू हैव टू कंसिडर द टोटल स्पीड ऑफ ट्रेन, द टोटल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, एंड व्हाट इज दैट। ए के केस में अगर हम ध्यान से देखें, सो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए is basically equal to velocity of train A with respect to earth plus velocity of that surface, इस पॉइंट का, अर्थ के उस पॉइंट के सरफेस का वेलोसिटी। ये इस तरीके से हम निकाल सकते हैं व्हाट इज द ट्रू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए। समझ में आ रहा है ना, रिलेटिव का इस्तेमाल करके। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ई इज बेसिकली वी ए माइनस ई, तो उसको रीअरेंज किया तो ये लिख लिया, तो क्या हो जाएगा, वी ए बाई ई कितना है, वी है, राइट। और अर्थ का वेलोसिटी कितना है, अर्थ का वेलोसिटी तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, विच इज़ ओमेगा इनटू आर। तो अगर हमने इस वाले को पॉजिटिव ले लिया तो ओमेगा आर उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। सो वी माइनस ओमेगा आर, वी माइनस ओमेगा आर, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं ना। चलिए, अच्छा, दूसरे सिचुएशन में अगर आप ध्यान से देखिए, सो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ प्लस वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो ये कितना हो जाएगा, इस केस में तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो सिंपली मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये v प्लस ओमेगा आर हो जाएगा, v प्लस ओमेगा आर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, हमें जब नॉर्मल निकालना होता है या फिर फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस ऑन दिस ट्रेन निकालना होता है, सो व्हाट डू वी ड्रॉ, वी एक ऊपर की तरफ नॉर्मल दिखा दिया, एक नीचे की तरफ mg दिखा दिया, राइट। सो इस सिचुएशन में हम इससे नॉर्मल ना बोल के लेट अस कॉल इट एज f1 इन द केस ऑफ ट्रेन A एंड दिस इज mg, दिस इज mg। तो पहले सिचुएशन में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे mg माइनस f1 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, राइट, mv स्क्वायर बाई आर, और यहाँ पे वेलोसिटी ये ली जाएगी v माइनस ओमेगा आर स्क्वायर बाई आर, ठीक है, राइट। mg माइनस f1 क्यों किया, क्योंकि सेंटर जो है वो अंदर की तरफ है, इधर, राइट, mg के डायरेक्शन में ही आपका सेंटर है, तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स चाहिए, तो mg माइनस f1 लिखेंगे। तो यहाँ से दिख रहा है ना, f1 इज इक्वल टू नथिंग बट mg माइनस m बाई आर v माइनस ओमेगा आर होल स्क्वायर। और इसी तरीके से जब आप इसके लिए इक्वेशन लिखोगे, इसके लिए इक्वेशन लिखोगे, तो ऊपर के डायरेक्शन में आप f2 दिखाओगे, नीचे के डायरेक्शन में आप mg दिखाओगे, सो दिस इज f2 एंड दिस फेलो इज mg। तो हम वहाँ से फिर से इक्वेशन जब लिखेंगे तो बोलेंगे f2 इज इक्वल टू mg माइनस m बाई आर, और v माइनस ओमेगा आर ना होके v प्लस ओमेगा आर होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे ये एक स्मॉलर क्वांटिटी, एक छोटी क्वांटिटी है, राइट। सो वी आर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम mg अ स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि f1 बड़ा होगा f2 से, implies f1 is more than f2 which is option number A, ठीक है। आई होप क्लियर है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, अर्थ अचानक से रोटेट करना ही बंद कर दे, देन द अपैरेंट वैल्यू ऑफ g ऑन इट्स सरफेस विल इंक्रीज एवरीवेयर, डिक्रीज एवरीवेयर, रिमेन सेम एवरीवेयर, इंक्रीज एट सम प्लेस एंड रिमेन द सेम एट सम अदर प्लेस। ध्यान से देखिए अगर आप लोग, तो ये आपको इक्वेटर है, ये आपको इक्वेटर है, एंड यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ध्यान में हो, अगर आपको ध्यान में हो तो किसी भी लोकेशन P पे एट एंगल थीटा जो G इफेक्टिव होता है, इस लोकेशन पे जो G इफेक्टिव होता है, दैट इज गिवन बाई G माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। सो बेसिकली अर्थ के रोटेशन के कारण ग्रेविटी जो है वेरी करती है एट डिफरेंट पॉइंट्स, एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन हमको अब सवाल में क्या बोलता है, अच्छा, जब अर्थ रोटेट कर रहा था विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, राइट, तो आप ध्यान से देखिए तो इसके हर पॉइंट का जी इफेक्टिव जो है वो कुछ कम है, जी माइनस ओमेगा आर समथिंग, राइट। तो हर पॉइंट का जी इफेक्टिव जी से कम है, एक्सेप्ट द पोल्स, एक्सेप्ट द पोल्स, एक्सेप्ट द पोल्स। वाई? पोल्स पे क्यों नहीं कुछ फर्क पड़ा? क्योंकि पोल्स पे आपका थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। सो एट पोल्स जी इफेक्टिव शुरू में कितना था? जी ही था, बिकॉज थीटा वॉज 90 डिग्री,
बाकी सब जगह जी इफेक्टिव का वैल्यू जी से कम था, ठीक है। अब जैसे ही आपका ओमेगा ज़ीरो हो गया, एज ओमेगा इज ज़ीरो, एज ओमेगा बिकम्स ज़ीरो, तो रोटेशनल इफेक्ट तो चला गया, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला पार्ट पूरा ही ज़ीरो हो गया। यानी कि अब धरती के किसी भी पॉइंट पे आप चले जाइए, जी इफेक्टिव जो है वो जी ही मिलेगा, राइट। इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अर्थ के रुकने के बाद, द मोमेंट अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, पोल को छोड़ के बाकी सब जगह जी इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ी है, इंक्रीज हुई है। पहले जी इफेक्टिव इतना था, अब जी इफेक्टिव जी के बराबर ही है, राइट। इसका मतलब इट इंक्रीजेज एट सम प्लेस एंड रिमेन्स द सेम एट सम अदर प्लेस। वो सम अदर प्लेस कौन सा है, गेस करो। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। पोल्स वो एक ऐसा जगह है जहाँ पे रोटेशन से पहले और रोटेशन के बाद, यानी कि जब जब अर्थ रोटेट कर रहा था तब भी जी वहाँ पे जी इफेक्टिव जी ही था, और रोटेशन को रोकने के बाद भी वहाँ पे जी इफेक्टिव जी के बराबर ही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, बाकी तीनों गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहता है कि आपके पास एक रॉड है जिसका लेंथ L है, इट इज़ पिवटेड एट वन एंड एंड इज रोटेटेड विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। लेट T1 एंड T2 बी द टेंशन एट द पॉइंट्स L/4 एंड 3L/4 अवे फ्रॉम द पिवटेड एंड्स, राइट। तो हमें टेंशन को कंपेयर करना है, ठीक है। तो हमको सवाल में कहता है कि आपके पास एक रॉड है इस तरीके से, और एक एंड के अबाउट ये रॉड जो है वो रोटेट कर रही है, लेट अस से विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है। रॉड की जो लेंथ है वो कैपिटल L है। तो हमसे पूछता है कि यहाँ पे विच इज़ एट अ डिस्टेंस L/4 और यहाँ पे विच इज़ एट अ डिस्टेंस 3L/4 टेंशन को कंपेयर कीजिए। यहाँ पे टेंशन T1 मान लीजिए, यहाँ पे टेंशन T2 है। तो T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है, या दोनों बराबर है, या फिर द रिलेशन डिपेंड्स कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। तो डायरेक्टली भी सवाल को कहा जा सकता है, गट फीलिंग के हिसाब से भी कह सकते हैं, लॉजिकली भी कह सकते हैं, राइट। लॉजिकली भी कह सकते हैं। ध्यान से देखिए तो इस पूरे मास पे T1 लग रहा है, इस पूरे मास पे T1 लग रहा है, राइट। सो T1 इज बेसिकली समवॉट क्रिएटिंग अ सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर दिस ह्यूज मास विच इज़ m ओमेगा स्क्वायर r। तो मास ज़्यादा है तो उसके हिसाब से हमें एक फीलिंग आता है कि T1 बड़ा होना चाहिए। लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन भी है, जो कि डेरिवेशन बोल लीजिए, या फिर इस सवाल का एक अप्रोच बोल लीजिए, जो कि पता होना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम में इसके ऊपर भी सवाल बनता है, तो क्यों ना हम इसका एक प्रॉपर मेथड ही देख लेते हैं। वाई नॉट लेट अस फाइंड कि जैसे जैसे आप सेंटर से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जा रहे हो, टेंशन किस तरीके से वेरी कर रहा है। व्हाट इज टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x, और उसके बाद हम उस इक्वेशन को देख के कंपेयर कर लेंगे कि भैया T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है। सो लेट अस डू दिस, लेट अस फाइंड व्हाट इज टेंशन एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो व्हाट आर वी डूइंग, हम यहाँ से x दूरी पे जाके, x डिस्टेंस पे जाके, लेट अस कंसिडर अ dx विड्थ एलिमेंट। ये एक छोटा सा हमने एलिमेंट ले लिया जिसका लेंथ dx है, ठीक है। मान लेते हैं कि इस पूरे रॉड का जो मास है वो m है और लेंथ तो हमें कैपिटल L दिया ही है। अब अगर आप इस छोटे से एलिमेंट को अलग से बना के देखें और इस पे लगने वाले फोर्सेस को जज करें, मान लेते हैं कि इसके लेफ्ट साइड टेंशन T है, और क्योंकि ये एक बहुत छोटा सा एलिमेंट dx लेंथ का एलिमेंट है, तो राइट साइड जो टेंशन लग रहा होगा वो बहुत छोटे से वेरी किया होगा। सो लेट अस से इट इज T प्लस dt, राइट, एंड मास ऑफ दिस एलिमेंट इज dm, राइट। अब ध्यान से देखिए तो ये एलिमेंट जो है, ये जो ऑरेंज कलर का एलिमेंट है, ये भी तो एक सर्कुलर पाथ में है, और उस सर्कल का रेडियस कितना है, x, उस सर्कल का रेडियस x है। तो क्या हम कह सकते हैं दैट इस पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर पे लगने वाला नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज m ओमेगा स्क्वायर r। m की जगह यहाँ पे dm लिखा है, ओमेगा है, और r की जगह x लिखा है, क्योंकि इस ऑरेंज पार्टिकल का रेडियस r है, सर्कल का रेडियस r है, यहाँ पे x है बेसिकली। अच्छा, तो t माइनस टी, तो यहाँ पे इवेंचुअली माइनस dt बच रहा है। dm को क्या लिख सकते हैं, dm इज बेसिकली मास पर यूनिट लेंथ,
इस रॉड का मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा आपको m/L, और इसे अगर dx से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको dl आ जाएगा, dm आ जाएगा. सो दिस इज m/L मल्टीप्लाइड बाई dx मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर x, राइट. अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है. सो माइनस dt, एम एल कॉन्स्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है, तो क्यों ना इन सबको बाहर निकाल दे. सो m ओमेगा स्क्वायर बाई एल हमारे पास यहाँ बच रहा है x dx. सो बोथ साइड्स इंटीग्रेट करते हैं. अब ध्यान से देखिए, जब आपका x एक जनरल x है तो टेंशन t रहा, और जब आपका x कैपिटल L है यानी कि ये फ्री एंड पे तो टेंशन ज़ीरो होगा ना, तो फ्री एंड पे टेंशन ज़ीरो हो गया. इसे इंटीग्रेट कीजिए, लेफ्ट साइड आपका t आ रहा है और RHS साइड आपका आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर बाई 2L L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग. हमने ये डिराइव कर दिया व्हाट इज टेंशन ऑन द रॉड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब क्या दिक्कत है, x की वैल्यू अगर L/4 पुट करोगे, यानी कि आप ध्यान से देखो ना, x जितना छोटा होगा टेंशन उतना ही बड़ा होगा, यानी कि L/4 के लिए टेंशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 3L/4, विच कंक्लूड्स T1 इज़ मोर दैन T2. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या कहता है कि आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, having a bob of mass m is suspended from the ceiling of a car used in a stunt film shooting. The car moves up along an inclined cliff at a speed v and makes a jump to leave the cliff and lands at some distance. Let r be the maximum height of the car from the top of the cliff. The tension in the string when the car is in the air. तो इस आखिरी लाइन को छोड़ के ऊपर की सारी लाइन सिर्फ एक कहानी है जिसका इस पूरे सवाल में कोई भी योगदान नहीं है. टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द कार इज़ इन द एयर, सिर्फ इसी बात पे ध्यान देना है. आपका जो कार है, स्टंटमैन जो है वो स्टंट जब खेल रहा था, दिस इज लेट अस से द कार, राइट. और जब कार हवे में है, व्हेन द कार इज़ इन द एयर, ठीक है, इसमें कुछ तो ऐसा पेंडुलम जैसा होगा, ये धागा, ये बॉब. सो इस सिचुएशन में हमसे पूछता है बताइए इस धागे में टेंशन कितना है. सवाल में सिर्फ आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है कि क्या आपको समझ में आ रहा है दैट दिस कार एंड द एंटायर थिंग इज इन फ्री फॉल स्टेट. हवे में है ना, द एंटायर सिस्टम इज इन फ्री फॉल स्टेट, और अगर कोई सिस्टम फ्री फॉल स्टेट में है तो उस धागे में टेंशन कहाँ से हो सकता है. अगर स्टिल किसी को डाउट हो रहा है तो FBD बना लीजिए सिर्फ इस बॉब और धागे के हिसाब से. तो बच्चों को लगता है कि नहीं सर टेंशन तो हो रहा होगा, तो लगा लो भाई, बॉब के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में कोई टेंशन T लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है. ये पूरा सिस्टम G से नीचे की तरफ फॉल कर रहा होगा, राइट. एक्सेलरेशन जो है सिस्टम का G है, तो हम क्या बोलेंगे सर, mg माइनस T इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन द बॉब इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज G, सो टेंशन इज जीरो, राइट. तो ये तो मैथमेटिकली हमने प्रूव भी कर दिया, हालांकि लॉजिकली समझ में आना चाहिए. जब ये फ्री फॉल में है तो थ्रेड और बॉल दोनों एक ही एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है. सो इन दैट केस देयर इज नो टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो आपका नॉर्मल लूज कंडीशन में ही है. देयर इज नो टॉटनेस इन दी स्ट्रिंग. ठीक है, चलिए, सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है. आगे बढ़ते हैं. 16th क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव 1. इस सवाल में हमसे कहता है कि लेट थीटा डिनोट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन अ वर्टिकल प्लेन. इफ द मास ऑफ द बॉब इज m, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज mg cos थीटा. किस सिचुएशन पे? ऑलवेज, नेवर, एट द एक्सट्रीम पोजिशन, एट द मीन पोजिशन. ठीक है, तो अभी जो डायग्राम बना हुआ है दैट इज ऑफ द मीन पोजिशन, राइट. ये पेंडुलम, ये बॉब अपने मीन पोजिशन के अबाउट यूं ऑसिलेट कर रहा है, राइट. यूं ऑसिलेट कर रहा है टू एंड फ्रो. सबको पता है कि पेंडुलम किस तरीके से ऑसिलेट करता है. तो एक काम करते हैं, किसी भी जनरल सिचुएशन के लिए हम लोग इस पे फोर्सेस बना के देखते हैं. लेट अस चेक. ठीक है, मान लेते हैं कि इस सिचुएशन में बॉब के पास जो वेलोसिटी है वो v है. ठीक है, बॉब के पास एक वेलोसिटी v है इस डायरेक्शन में, राइट. तो धागे में टेंशन T होगा. डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है,
ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये एंगल भी थीटा होगा। दिख रहा है क्या? दिखना चाहिए। तो इस mg का एक कंपोनेंट ले लेते हैं अलोंग द स्ट्रिंग। सर क्यों आप अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट ले रहे हैं? क्योंकि हमें सर्कुलर पाथ दिखाई दे रहा है, सर्कुलर पाथ दिख रहा है तो हमें रेडियल डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस चाहिए, ठीक है, ताकि हम सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट लगा सके। तो आप ध्यान से देखिए, तो सर्कल के सेंटर की तरफ एक नेट फोर्स होना चाहिए, यानी कि T माइनस mg cos थीटा इज द फोर्स प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। धागे का लेंथ अगर हम L मान ले तो mv स्क्वायर बाई L, mv स्क्वायर बाई L, ठीक है। तो यहाँ से टेंशन का इक्वेशन बन रहा है mv स्क्वायर बाई L प्लस mg cos थीटा। हमसे कहता है कि कौन से पोजीशन पे धागे का टेंशन सिर्फ mg cos थीटा होगा, यानी कि mv स्क्वायर बाई L नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है अगर ये टर्म नहीं चाहिए तो वेलोसिटी ज़ीरो होना चाहिए, एंड दैट इज़ गोइंग टू हैपन जब आपका ये बॉब जो है, ये सिस्टम जो है अपने एक्सट्रीम सिचुएशन पे हो, अपने एक्सट्रीम सिचुएशन पे हो, क्योंकि एक्सट्रीम सिचुएशन पे आने के बाद उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो सिर्फ इसमें जो टेंशन होगा धागे में, दैट इज़ गोइंग टू बी ओनली mg cos थीटा, सो एट द एक्सट्रीम पोजीशन, एट द एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब हम लोग एंटर करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव 2 में, जहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। सो इन दिस सिचुएशन, इन क्वेश्चंस में हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। एग्जाम में जब आता है एक एक ऑप्शन को आपको चेक करना है। सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट फॉलोज अ कर्व्ड पाथ, ठीक है, एक कर्व्ड पाथ है, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, कर्व्ड पाथ। द फॉलोइंग क्वांटिटीज मे रिमेन कांस्टेंट, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मे रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन। इनमें से कौन कौन सा क्वांटिटीज कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है? तो आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि एक ब्लॉक ही बना देते हैं, एंड दिस ब्लॉक इज मूविंग ऑन दिस कर्व्ड पाथ, ठीक है, कर्व्ड पाथ, राइट। तो ये स्पीड तो कांस्टेंट हो ही सकता है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, स्पीड हमारे कंट्रोल में है, स्पीड हम कांस्टेंट रख सकते हैं, ठीक है। अगर पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है तो क्या उसका वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा? ध्यान से देखिए, सपोज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था और इस सिचुएशन पे आया, तो आपको दिख रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो गया, अभी हॉरिजॉन्टल था और अब एक इंक्लाइंड डायरेक्शन है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट किसी सिचुएशन में नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है हमेशा। एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है? ठीक है, तो हमने मान लिया ना सेफ साइड के लिए, सबसे पहले स्पीड तो कांस्टेंट मान ही लिया है, स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है। और अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन होगा ना, एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। क्या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है? हाँ, हो रहा है। अगर इस सिचुएशन में हम देखें, इस सिचुएशन में देखिए तो आपका एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से लग रहा होगा, ठीक है। जो भी ये कर्वेचर है, जो भी ये कर्वेचर है उसका सेंटर अभी ऊपर की तरफ है, इसलिए ऊपर दिखाया, ठीक है। तो इफेक्टिवली आप ध्यान से देखिए अगर, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी चेंज कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है क्या? हाँ, वो हो सकता है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है। और वो हमने देखा है एक सर्कुलर मोशन में है, तो वो भी कर्व्ड पाथ। अगर एक पार्टिकल एक कांस्टेंट रेडियस के सर्कल पे है, सो इन दैट केस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी mv v स्क्वायर बाई आर, एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी v स्क्वायर बाई आर, जो कि मैग्नीट्यूड के सेंस में कांस्टेंट हो सकता है। सो ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमसे कहता है कि आपके पास अर्थ है, अज्यूम दैट अर्थ गोज अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। तो पहला अजम्पशन है कि अर्थ सन के अबाउट घूम रहा है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो हमें 4 ऑप्शन है, चारों को चेक करना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है, ठीक। तो ये सन हो गया, ये अर्थ है, मान लेते हैं कि अभी आपका अर्थ इस ए पॉइंट पे है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अर्थ फ्रॉम 1st Jan 90 to 30th June 90 इज 0, राइट। तो ये 1st Jan से लेकर 30th June कितना मंथ हो गया? इट इज़ प्रिसाइजली 6 months, 6 महीने का मतलब है कि अर्थ जो है आपका रिवॉल्व करते 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 यहाँ तक आ गया, एग्जैक्टली अपोजिट आ गया होगा, ठीक है। इस सिचुएशन पे अभी अर्थ
इस डायरेक्शन में है उसका वेलोसिटी, अब इस डायरेक्शन में है, ठीक है, दिस इज पॉइंट बी। स्पीड तो सेम ही है, सर्कुलर पाथ पे है, स्पीड आपका सेम है। तो पहले पार्ट को अगर हम चेक करें, एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। जब वो ए से बी पॉइंट पे गया है तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2 टाइम्स रेडियस, राइट, 2 टाइम्स रेडियस। एंड व्हाट इज द टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम ए टू बी। टाइम टेकन के लिए ये पाथ लेंथ हमको चाहिए। ये पाथ लेंथ कितना है? दिस पाथ लेंथ इज हाउ मच, पाई इंटू आर, पाई इंटू आर, आर बिंग द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, ठीक है, पाई आर। तो टाइम कितना लग गया? टाइम टू गो फ्रॉम ए टू बी इज बेसिकली पाई आर अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे लिख देते हैं पाई आर अपॉन स्पीड। तो अब ध्यान से देखिए, तो ये आपको बन रहा है 2v बाई पाई एंड दिस टर्म इज नो वेयर इक्वल टू 0। 60 बाई पाई आ रहा है ये टर्म, 60 बाई पाई किलोमीटर्स पर सेकेंड, तो 0 तो है ही नहीं ना। सो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। बी में हमसे कहता है एवरेज एक्सेलरेशन इज 60 किलोमीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इस ड्यूरेशन के लिए, यानी कि जब वो ए से बी जाता है देन एवरेज एक्सेलरेशन इतना है। हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एक्सेलरेशन? ध्यान से देखिए, एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन टू ब्रिंग दैट चेंज। अब जब पार्टिकल या फिर अर्थ आपका ए से बी पॉइंट पे पहुंचा है तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया है? 2v का आया है। वेलोसिटी में चेंज कितना आया है? अब ध्यान से देखिए, फाइनल वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में है, अगर इसे हमने -v बोला, और इनिशियल वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में है, सो फाइनल माइनस इनिशियल, सो दिस इज बेसिकली -2v, राइट। सो मैग्नीट्यूड के सेंस में अगर देखें, सो दिस इज गोइंग टू बी 2v अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन, राइट। अब ध्यान से देखिए, सो 2 इंटू 30 किलोमीटर्स पर सेकेंड है, ये किलोमीटर्स पर सेकेंड है। टाइम कितना लगा होगा ए से बी जाने में, राइट। एक तो तरीका ये है ना कि ये पाथ लेंथ अपॉन स्पीड, लेकिन हमें रेडियस तो पता नहीं है। एक और तरीका तो है हमारे पास, ए से बी कहीं 365/2 नहीं हो जाएगा? आधा साल हुआ ना, वहाँ पे दिया है 6 महीना, आपको दिया ड्यूरेशन, तो 6 महीने का मतलब कितना होता है? 6 मंथ, 6 इंटू 6 महीना ना, तो यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज, लेकिन अभी अगर उतना ना भी करे, 30 से ही मल्टीप्लाई कर दे तो इतना दिन हो गया। हर दिन में 24 घंटा, राइट, 24 इंटू 3600, ताकि आपको वो सेकेंड में आ जाए। आपको किसी भी एंगल से ये वैल्यू 60 के आसपास भी दिख रहा है? दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। तो ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। द एवरेज स्पीड फ्रॉम 1 Jan 90th टू 31 December, यानी कि पार्टिकल ए से स्टार्ट होकर वापस ए पे पहुंच गया है, 1 साल पूरा हो गया, इज 0। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। एवरेज स्पीड क्या होता है? ये अर्थ जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो एवरेज स्पीड भी वही होगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू वी, या फिर इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, एवरेज स्पीड का डेफिनेशन होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो पार्टिकल ने, अर्थ ने एक डिस्टेंस तो कवर किया है ना 2πr, राइट, तो वो 0 कैसे हो जाएगा? टाइम भी लगा है, सो 2πr अपॉन टाइम t, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट। द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ पॉइंट्स टूवर्ड्स द सन, ये सही है। किसी भी मोमेंट पे सन की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है अर्थ के ऊपर, तो किसी भी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन सन के तरफ ही है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द ओनली करेक्ट वन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहता है द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन अबाउट द ओरिजिन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। तो ये आपको एक बड़ा ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन दिया है। ये आपको सेंटर है, ये आपको सेंटर है, ये पार्टिकल है, ठीक है। तो ये पार्टिकल आपको मूव कर रहा है, अभी इस समय ये उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। कुछ देर बाद पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पहुँचा, राइट, कुछ देर बाद पार्टिकल यहाँ पहुँचा। तो इसको थोड़ा लॉजिकली हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसके ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव सोल्यूशंस इसको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको बड़ा ही इसका ईजी मेथड समझा रहे हैं। ए टू बी, बी टू सी, हमको सवाल में कहता है दैट द पोजीशन वेक्टर स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, इक्वल टाइम। मान लेते हैं कि ए से बी जाने में उसको टाइम लगता है t0 और बी से सी भी जाने में उसको टाइम लगता है t0,
ठीक है, तो इक्वल टाइम इंटरवल्स हमने ले लिया। तो कहता है कि अगर टाइम इंटरवल्स इक्वल है तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों सेम है, ये दोनों एरिया सेम है। तो क्या लॉजिकली हम ये बात नहीं कह सकते हैं दैट इन द सेम टाइम इंटरवल इट हैज़ ट्रैवल्ड सेम एंगल, यानी ये दोनों एंगल भी तो सेम है। अगर दोनों एरिया ही सेम है यानी कि दोनों एंगल सेम है। तो यहाँ से हमको ये बात समझ में आ रहा है कि सेम टाइम इंटरवल में वो सेम एंगल कवर कर रहा है, यानी कि थीटा बाई टी इज कांस्टेंट। थीटा बाई टी नॉट बोल लो यहाँ पे, थीटा बाई टी नॉट इज कांस्टेंट। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये रिवॉल्व कर रहा है सेंटर के अबाउट, वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है। एक बारी ये बात आपको समझ में आ गया दैट एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, उसके बाद सवाल में ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है दैट वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत बार से हम लोग यही चीज़ देख रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हाँ, स्पीड कांस्टेंट है। वाई? बिकॉज v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो आपका स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी कतई कांस्टेंट नहीं है। स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, हाँ ये सही है। एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, ये फिर से गलत हो गया, ये फिर से गलत है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन अभी ऐसा है, एक्सेलरेशन अभी ऐसा है, राइट। मैग्नीट्यूड इज ओमेगा स्क्वायर आर, दैट इज अग्रीड। मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग, ओके। तो सी गलत। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। अब ध्यान से देखिए, तो हमने कहा ना कि पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है, पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है। और अगर पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है, इफ स्पीड, इसको ध्यान से समझिए, अगर ये स्पीड ही कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो ज़ीरो हो गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड में चेंज लाता है, स्पीड में चेंज लाता है। अगर स्पीड में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो है। हमेशा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो है यानी कांस्टेंट है, ज़ीरो तो है ना कम से कम। So tangential acceleration remains constant. Yes, it remains constant and it is zero. So very smart option, option number D. So B और D दोनों ही इस सवाल में सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से आपका ये वही कॉन्सेप्ट को चेक कर रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ये वो। तो यहाँ पे हमको कहता है कि पार्टिकल इज गोइंग इन अ स्पाइरल पाथ एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो पार्टिकल जो है आपका वो एक स्पाइरल पाथ में मूव कर रहा है ना। स्प्रिंग देखा है ना, स्प्रिंग, ठीक है, इसको स्पाइरल बोलते हैं, हेलिकल बोलते हैं। तो इस तरीके के पाथ पे वो मूव कर रहा है पार्टिकल आपका, ठीक है। दिस इज द पार्टिकल। अच्छा, मान लेते हैं कि इस मोमेंट पे इसका जो वेलोसिटी है, स्पीड जो है वो बेसिकली v है, ठीक। तो हमको कहता है कि इट इज़ मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। कैसे पॉसिबल है? डायरेक्शन तो हमेशा चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, ये भी नहीं बोल सकते, ये भी नहीं बोल सकते। वाई? बिकॉज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, डायरेक्शन तो उसका भी चेंज हो रहा है ना। पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, जब यहाँ पे है तो कुछ ऐसा है। सो डायरेक्शन इज ऑलवेज चेंजिंग, डायरेक्शन इज ऑलवेज चेंजिंग, तो ये भी गलत है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये सही है, ये सही। आपका स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली, ये कैसे पॉसिबल है? जब ऑप्शन नंबर सी सही हो गया है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस सवाल में सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ही सही है, सी ही सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते सवाल को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है? A car of mass m is moving on a horizontal circular path of radius r, ठीक है। ये आपको कार बना दिया है, ये टॉप व्यू बनाया है। कार m मास का है, रेडियस आपका r है सर्कुलर पाथ का, ठीक है। लेट अस ड्रॉ द रेडियस, दिस इज दी r और ये कार m मास का है। एट एन इंस्टेंट इट्स स्पीड इज v एंड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट a। ये इंटरेस्टिंग हो गया, किसी मोमेंट पे उसका स्पीड v है और वो स्पीड v a रेट से चेंज हो रहा है, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इस बार। इस सिचुएशन में ध्यान से देखिए, आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a दे दिया है,
और एट एनी इंस्टेंट इसका स्पीड v है, यानी कि उस मोमेंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r है। तो अब पार्टिकल के पास दोनों एक्सेलरेशन है, एक तो सेंटर की तरफ और एक टैंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट। अच्छा, सो दिस इज योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दिस इज योर टैंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। ऑप्शन ए, द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ। अब गलत बात है, अगर ये टैंजेंशियल नहीं होता तो आपके पास सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन था जो कि सेंटर की तरफ लग रहा था, लेकिन अब एक टैंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। तो अब इस कार का जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो एक रिजल्टेंट के डायरेक्शन में होगा, इस रिजल्टेंट के डायरेक्शन में है। सो विच इज़ नॉट एट ऑल अलोंग दी सेंटर, सेंटर की तरफ नहीं है ये चीज़। दिस इज़ योर एक्सेलरेशन, और हम इस एक्सेलरेशन का वैल्यू भी लिख सकते हैं विच इज़ AC² + AT², राइट। AC² + AT², विच इज़ अंडर रूट AC कितना है अपना, दिस इज v²/r होल स्क्वायर एंड AT इज योर सिंपली A²। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द कार इज ग्रेटर देन दिस। अब ध्यान से देखिएगा, जब टैंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता था तो फ्रिक्शन भी सेंटर की तरफ ही लगता था। सो बेसिकली फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग बोथ द एक्सेलरेशन। ध्यान से समझिएगा, फ्रिक्शन ही है जो कि दोनों एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, राइट। नॉर्मल आपको आउट ऑफ द प्लेन लग रहा है, mg आपको इनटू द प्लेन लग रहा होगा, राइट। ये टॉप व्यू है, सो नॉर्मल आउटवर्ड्स है, mg इनवर्ड्स है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इस प्लेन में एक ही फोर्स लग सकता है, दैट इज फ्रिक्शन, राइट। तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है, फ्रिक्शन इज बेसिकली प्रोवाइडिंग ऑल दिस एक्सेलरेशन, तो फ्रिक्शन भी तो इस ए के अलोंग ही लग रहा होगा। तो अब ध्यान से देखिए, तो पार्टिकल पे लगने वाला जो फ्रिक्शन है दैट मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू दिस नेट एक्सेलरेशन ए, यानी कि दिस फ्रिक्शन इज नथिंग बट m इनटू एक्सेलरेशन दैट इज v²/r होल स्क्वायर्ड प्लस A²। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखिए दिखाई दे रहा है, दिस फ्रिक्शन इज डेफिनेटली मोर देन mv²/r, राइट। अंडर रूट में v²/r होल स्क्वायर के साथ एक A² भी एडेड है। सो दिस टर्म इज डेफिनेटली मोर देन mv²/r। सो सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही है। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द कार इज नॉट लेस दैन A/g, ठीक है, नॉट लेस दैन। अब ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को यहाँ पे कहाँ से डाल दिया इन्होंने, दिस वॉज फॉर ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर सी को अगर चेक करें, अगर ये गाड़ी को स्लिप नहीं करना है, अगर ये गाड़ी को नहीं स्लिप करना है, तो ये जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, इतना फ्रिक्शन चाहिए ताकि पार्टिकल इस तरीके से, कार आपका इस तरीके से एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक टैंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ सर्कुलर पाथ पे रह सके, राइट। अगर आपको स्लिप नहीं होना है देन दिस रिक्वायर्ड फ्रिक्शन शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल। यही कंडीशन होता है नो स्लिपिंग का, ठीक है। अच्छा, तो ध्यान से देखिए, ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन तो इतना है ना, दिस इज बेसिकली m अंडर रूट v²/r होल स्क्वायर प्लस A²। दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू μmg, म्यू इंटू नॉर्मल होता है तो μmg हो गया यहाँ पे, सही है एकदम। ध्यान से देखिए, मास से मास आपका कैंसिल हो जाएगा, मास से मास आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम म्यू को क्या लिख सकते हैं, दिस म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/g अंडर रूट v²/r होल स्क्वायर प्लस A²। अब ध्यान से देखिए, हमें A/g बोला है, राइट। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द कार इज नॉट लेस देन A/g। अब क्या ये पूरी क्वांटिटी हम कह सकते हैं, कि ये A से तो बड़ी है, अंदर में एक ऑलरेडी A² है और साथ में कुछ एडेड भी है, तो ये पूरी क्वांटिटी आपको A से बड़ी है, यानी कि ये पूरी क्वांटिटी G के साथ अगर इसको सब कुछ देखे तो ये पूरी क्वांटिटी आपको A/g से तो बड़ी है, यानी कि म्यू की जो वैल्यू है, अगर स्लिपिंग नहीं होना है, कार को अगर रिवॉल्व करते रहना है, यानी कि ये म्यू की वैल्यू A/g से तो बड़ी ही है, राइट। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द कार इज नॉट लेस देन A/g, वो सही है। थोड़ा सा यहाँ पे घुमा के बोला है, म्यू इज ऑलवेज मोर देन A/g,
विच इज़ सेम एज म्यू इज़ नॉट लेस देन ए बाई जी, यानी ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है। ठीक है, ध्यान से इसको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, पॉज करके इसको अच्छे से एनालाइज कीजिए, समझ में आ जाएगा। डी ऑप्शन, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द कार इज दिस मच। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द कार इज म्यू इक्वल्स टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाई आर जी। तो ये ऑप्शन का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, सेंस ही नहीं बन रहा है। अगर हमको यहाँ पे ऑप्शन में ये बोलता कि जस्ट स्लाइडिंग सिचुएशन में, अगर जस्ट स्लाइडिंग सिचुएशन हो गया है और आपका वेलोसिटी कुछ v स्क्वायर है, तब बताइए म्यू की वैल्यू क्या है, तब भी यहाँ पे इक्वालिटी हम लगा देते हैं, हम लोग यहाँ पे इक्वालिटी लगा देते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस पार्ट का कोई सेंस नहीं बनता है, हम यहाँ पे म्यू इस गिवन सिचुएशन से निकाल नहीं सकते हैं। सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सो इस सवाल का आंसर होगा सिर्फ ऑप्शन नंबर बी एंड सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहता है, अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस आर, अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस आर इज बैंक्ड फॉर अ स्पीड v equals to 40 km per hour. A car of mass m attempts to go on the circular road. The friction coefficient between the tire and the road is negligible. ठीक है, तो हमारे पास एक बैंक्ड रोड है, एक बैंक्ड रोड है। तो इस तरीके से कुछ डायग्राम में दिखा देते हैं। ये आपका इंक्लाइंड रोड है। ठीक है, रोड कुछ इस तरीके से होगा और इसके ऊपर व्हीकल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसे फिलहाल हम 2D में ही दिखाते हैं। तो यहाँ पे कार की जगह हम एक सिर्फ बॉक्स बना के सवाल को हैंडल करते हैं। दिस इज़ दी कार, लेट अस से दिस इज़ दी कार। ठीक है, मान लेते ये एंगल जो है एंगल थीटा है। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, बट स्टिल इफ दिस कार इज एबल टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ, तो कोई तो होगा जो कि इसे सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो इस सिचुएशन में वो नॉर्मल करता है, वो वाला काम यहाँ पे नॉर्मल करेगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका यहाँ पे mg लग रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल का यहाँ पे हम दो कंपोनेंट्स ले सकते हैं, एक आपका हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा यानी कि ये एंगल थीटा, तो ऊपर हो जाएगा n cos थीटा और ये हो जाएगा आपका n sin थीटा। ठीक है, सो बेसिकली n sin थीटा इज द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। यानी कि अगर इस कार का वेलोसिटी v है तो हम कह सकते हैं दैट n sin थीटा इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, सो mv स्क्वायर बाई r। ठीक है, और इस वर्टिकल डायरेक्शन में कार नहीं मूव कर रही है, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, यानी कि n cos थीटा इज इक्वल टू mg। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा रीअरेंज करो तो आपको दिखना चाहिए दैट n इज इक्वल टू mg बाई cos थीटा। ठीक है, अच्छा, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से, cos थीटा, थीटा की कुछ तो वैल्यू है, बैंक्ड रोड है, तो cos थीटा हमेशा 1 से तो छोटा ही होगा। अगर डिनोमिनेटर 1 से छोटा है तो क्या हम कह सकते हैं दैट नॉर्मल इज ऑलवेज मोर देन mg, राइट, नॉर्मल इज ऑलवेज मोर देन mg। एंड सिमिलरली इस वाले इक्वेशन के लिए भी अगर हम नॉर्मल को लिखे mv स्क्वायर बाई r साइन थीटा, तो साइन थीटा भी तो आपको 1 से छोटा है, यानी कि हम इस इक्वेशन के लिए भी कह सकते हैं दैट नॉर्मल इज ऑलवेज मोर देन mv स्क्वायर बाई r, mv स्क्वायर बाई r। तो अगर हम इस फोर्थ ऑप्शन को देखें, इफ द कार टर्न्स एट द करेक्ट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये जो बैंक्ड रोड था वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कार को रन करने के लिए सही था। ठीक है, द फोर्स बाय द रोड ऑन द कार इज ग्रेटर देन mg एज वेल एज ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाई r। तो यहाँ पे फोर्स ऑन द रोड बाय द रोड ऑन द कार क्या है, नॉर्मल ही तो है। तो ये नॉर्मल हमने शो कर दिया है कि mv स्क्वायर बाई r से भी हमेशा बड़ा होगा और mg से भी हमेशा बड़ा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कहता है द कार कैन नॉट मेक अ टर्न विदाउट स्किडिंग। ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। अगर ये रोड 40 के लिए डिज़ाइन है और हमारा गाड़ी 40 पे ही अगर रन कर रहा है तो गाड़ी किस बात का स्किड करेगा भाई, राइट, गाड़ी स्किड नहीं करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया, इट कैन नॉट मेक अ टर्न ऐसा नहीं है, इट कैन मेक अ टर्न इफ द स्पीड इज एग्जैक्टली 40। If the car turns at a speed less than 40, it will slip downwards.
अगर स्पीड 40 से कम है तो क्या होगा? ओके, ध्यान से देखिए, आपका जो नॉर्मल है उसका वैल्यू तो फिक्स्ड है ना। आप देखिए यहाँ पे n इज इक्वल टू mg cos थीटा, वो कोई भी स्पीड से रन करे, mg फिक्स्ड है, एंगल थीटा फिक्स्ड है, यानी कि नॉर्मल फिक्स्ड है। अब इस इक्वेशन पे आ जाइए, इस वाले इक्वेशन को अगर थोड़ा सा हम रीअरेंज करें तो आपको दिख रहा है कि r को हम लिख सकते हैं mv² बाई नॉर्मल इंटू साइन थीटा। अब इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से समझे, नॉर्मल कांस्टेंट, साइन थीटा कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, अगर आपने अपना स्पीड कम किया, अगर आपने v को कम किया है तो r भी कम हो जाएगा, r भी कम होने की कोशिश करेगा। अगर आपने v को कम किया है तो r भी कम होने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर आप पहले इस वाले सर्कुलर पाथ पे थे जिसका रेडियस r था, राइट, आप 40 पे चल रहे थे और रेडियस r था, तो अगर आपने अपना वेलोसिटी को कम किया है तो रेडियस छोटा होना चाहेगा, रेडियस जो है वो छोटा होना चाहेगा। छोटा होने का मतलब है कि पार्टिकल नीचे की तरफ स्लाइड डाउन किया होगा, नीचे की तरफ ये कार जो है वो स्लाइड की होगी। एंड दिस मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी था ना, बी, इफ द कार टर्न्स एट अ स्पीड लेस देन 40 इट विल स्लिप डाउनवर्ड्स। तो यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सी में क्या बोलता है? इफ द कार टर्न्स एट द करेक्ट स्पीड ऑफ 40 km/h द फोर्स बाय द रोड ऑन द कार इज इक्वल टू mv² बाई आर। ये कैसे पॉसिबल है? कहता है कि n जो है वो mv² बाई आर के बराबर है। नहीं ना, ऐसा नहीं है, साइन थीटा भी तो है एक नीचे में। सो ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। सो सिर्फ बी और डी ही आपका करेक्ट ऑप्शन है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव 2। ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इस सवाल में हमसे कहता है कि अ पर्सन अप्लाइज अ कांस्टेंट फोर्स एफ वेक्टर ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, एंड फाइंड्स दैट द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v। स्पीड यूनिफॉर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एज सीन फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम, तो पहले तो सवाल का सिचुएशन को समझ लेते हैं। सिचुएशन कहता है कि सपोज आपका पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे है, तो कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, लेट अस टेक सम रैंडम पोजीशन ऑल्सो। तो इस तरीके से वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है। और सवाल में कहता है कि स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है यानी कि टैंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, यानी कि कोई भी टैंजेंशियल फोर्स पॉसिबल नहीं है, राइट। और सर्कुलर पाथ पे है यानी कि सेंटर की तरफ हमेशा एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा होगा, दैट इज mv² बाई आर, ठीक है। अब हमें सवाल में कह रहा है कि एक आदमी उस पर एक कांस्टेंट f वेक्टर तो लगा रहा है, ठीक है। मान लीजिए इस डायरेक्शन में वो इस पे हमेशा एक f लगा रहा है, तो यहाँ पे अगर आओगे तो f इधर हो गया, तो वो तो अब पॉसिबल नहीं है, ये पार्टिकल सर्कल पे रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि नेट फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए। तो इस इंडिविजुअल फोर्स से तो पार्टिकल सर्कल पे नहीं रह सकता, राइट। इस इंडिविजुअल फोर्स से पार्टिकल सर्कल पे नहीं रह सकता, इसके अलावा कुछ और फोर्सेस भी लगने पड़ेंगे, राइट, कुछ और फोर्सेस भी लगने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या बोल सकते हैं इस केस में कि मान लीजिए कि आपका ये जो एफ वेक्टर है, लेट अस से इस डायरेक्शन में है, लेट अस से एफ वेक्टर जो है वो आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर कोई और फोर्सेस हमारे पास हो जिसका रिजल्टेंट इधर हो, राइट, एफ डैश वेक्टर हो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट सेंटर की तरफ आ सकता है, राइट, सेंटर की तरफ आ सकता है, राइट। अच्छा, ये एरो का लेंथ बेसिकली आपको मैग्नीट्यूड सिग्निफाई करता है, तो इसका इंपॉर्टेंस अभी आपको पता चलेगा कुछ ही देर में, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास इस एफ वेक्टर के अलावा कुछ और फोर्सेस हो तो पॉसिबल है कि सेंटर की तरफ हमेशा एक नेट फोर्स बना रहे, विच मेक्स इट पॉसिबल फॉर द पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। तो जो पहला ऑप्शन है कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बात गलत है। पॉसिबल है अगर आपके पास कुछ और फोर्सेस हो, राइट, देयर आर अदर फोर्सेस ऑन द पार्टिकल, हाँ, तब ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। अब देखिए, इस सवाल को अच्छे से समझने के लिए मैथमेटिक्स में ना जाके एक सिचुएशन लेते, एक केस लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक सिचुएशन लेते हैं दैट दिस एफ वेक्टर इज लेट अस से इन दिस डायरेक्शन, ये आपका एफ वेक्टर है, और इसका लेंथ अब हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज एफ इज अ कांस्टेंट ओवर हियर, राइट। अच्छा, और जो बाकी फोर्सेस है उसका जो नेट है, बाकी फोर्सेस का नेट
सपोज अभी इधर है, सो दिस इज एफ, this is f dash. F dash is the resultant of other forces. Let me write it over here. F dash is a resultant of other forces. बाकी forces का resultant है ये f dash, ठीक है। तो अब इनका जो resultant है वो possible है कि center की तरफ हो, ठीक है, ये possible है कि center की तरफ हो, अच्छा बात है, ठीक है। हमें पता है कि सेंटर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होना चाहिए, यानी कि ये वाइट एरो का जो लेंथ है, ये लेंथ भी अब हम कभी चेंज नहीं कर सकते। नाउ लेट अस कम टू लेट अस से दिस सिचुएशन, लेट अस कम टू दिस सिचुएशन जहाँ पे एफ वेक्टर ऊपर की तरफ लग रहा है, राइट, एफ वेक्टर जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। अच्छा, इसे थोड़ा सा ऐसे दिखा देते हैं, एफ वेक्टर ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक। अच्छा, अगर ये आपका एफ वेक्टर है, राइट, अब एफ डैश हॉरिजॉन्टल अगर लगा दोगे तो रिजल्टेंट तो इधर की तरफ आ जाएगा, लेकिन हमें नहीं चाहिए ऐसा, हमें चाहिए रिजल्टेंट सेंटर की तरफ। तो एक बात तो क्लियर है ना कि ये एफ डैश का डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहना चाहिए अबाउट द सर्कल, राइट। तो आपको समझ में आना चाहिए कि एफ डैश कुछ नीचे लगना चाहिए अब, तो डायरेक्शन चेंज हुआ, राइट, डायरेक्शन चेंज हुआ, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ये वाले ब्लू का जो लेंथ है, लेट अस टेक इट एज ब्लू कलर ओनली, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहने देते हैं, ये ब्लू कलर है, ठीक है। हमें ये वाइट एरो का लेंथ चाहिए, वी वांट दैट मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम, मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम, राइट। तो आपको ये बात समझ में आ रहा है कि अगर हमें एफ डैश माइनस एफ इस वाइट वाले लेंथ के बराबर चाहिए, तो अब इस एफ डैश का मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ है, राइट, एफ डैश का मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ है, यानी कि एफ डैश का बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों ही चेंज हुआ है, ताकि सेंटर की तरफ हमेशा एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्ट करता रहे। एक तो फोर्स, नेट फोर्स सेंटर की तरफ भी होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। ये करने के लिए एफ डैश को इस सिचुएशन में इंक्रीज होना पड़ा और डायरेक्शन भी चेंज करनी पड़ी, अभी हॉरिजॉन्टल था, अब वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, इस तरीके से है, राइट। यानी कि आप ऑप्शन नंबर डी को पढ़िए, द रिजल्टेंट ऑफ अदर फोर्सेस वेरीज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से केस बना के समझेंगे तब इसका फील तगड़ा आ जाएगा। सी में क्या बोलता है, द रिजल्टेंट ऑफ अदर फोर्सेस इज mv²/r टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये कैसे पॉसिबल है भाई, सवाल में सी ऑप्शन बोलता है कि ये जो एफ डैश है दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड mv²/r। तो भाई एफ डैश अकेला थोड़े ना है, कैपिटल एफ भी तो है। तो जब एफ डैश और एफ का रिजल्टेंट निकालोगे तो फिर से वो सेंटर के तरफ एक्ट नहीं करेगा। सवाल में कहता है थर्ड ऑप्शन में कि एफ डैश जो है वो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो कैपिटल एफ भी तो कहीं एक्ट कर रहा होगा, राइट। तो ये वाला चीज़ पॉसिबल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी एंड डी आर योर टू पॉसिबल answers. So this was your complete video solution on objective 1 and 2 circular motion HC Verma volume 1. अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, सॉल्यूशंस समझ में आ रहे हैं, then do comment in the comment section, comment box। और इसके अलावा हमने और भी काफ़ी selected problems के solution डाल रखे, अपलोड कर दिया है। जैसा कि पहले बताया था, लिंक आपको ऊपर भी आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दिया जाएगा। ओके, सो डू चेक देम आउट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। इसे जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, नीट जेईई एस्पिरेंट के साथ। और इस तरीके की वीडियो में हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।